students, my name is Charul Upadhyay. I am basically from Rajasthan and I am working at LN Ahmedabad as a biology faculty. Okay. Today we will discuss most easy and interesting topic. Its name is digestive system. First, we understand about what is digestion. Okay. Digestion is a process in which complex molecules are converted into simple and absorbable form. It's called digestion. डाइजेशन का मतलब क्या है कि जो अपन खाना खाते हैं उसके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना। अब ये मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। क्या? ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब ये है ऐसे न्यूट्रिएंट जिसको अपनी बॉडी को ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है उसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब ये होता है कि ऐसे न्यूट्रिएंट जिसको अपनी बॉडी को कम मात्रा में जरूरत होती है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को कौन कौन आएगा? सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट आएगा उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा जो न्यूट्रिएंट होगा उसको बोलते हैं अपन प्रोटीन। और जो तीसरा न्यूट्रिएंट है उसको बोलते हैं अपन फैट्स। ठीक है। ये तीनों हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट। और माइक्रो में आएगा विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है। इनकी अपनी बॉडी को कम मात्रा में जरूरत होती है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है। अब जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, उसको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल देता है। ठीक है। कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलता है? तो जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है अपना कार्बोहाइड्रेट का, वो डाइजेशन के बाद किस में बदल जाता है? तो आफ्टर डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। ठीक है। जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में, और जो फैट है वो कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है। इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसको डाइजेशन की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली अपनी एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हमने क्या समझा इतने पार्ट में? डाइजेस्टिव सिस्टम एक अपनी बॉडी का पार्ट है। डेफिनेशन समझी डाइजेशन की। डाइजेशन का मतलब ये कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना। ठीक है। वो पार्टिकल्स कौन से होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट दो टाइप के होता है, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट को डाइजेशन की जरूरत नहीं होती और मैक्रोन्यूट्रिएंट को क्या होती है? डाइजेशन की जरूरत होती है। ठीक है। तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल रहा है? ग्लूकोज में। प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल रहा है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलने का काम कर रहा है। ठीक है। अपन ने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है। अब अपन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके कौन कौन से पार्ट हैं, क्या क्या है, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके मेनली कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है। एक होता है अपना एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। और दूसरा होता है अपना डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? तो एलिमेंट्री कैनाल जस्ट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अपनी माउथ से शुरू होता है और कहां खत्म होता है? एनस पर। ठीक है। अभी मैं डायग्राम बना के पूरा समझाऊंगा कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है इसका। तो जस्ट एक ट्यूब है, उसको अपन बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा, सबसे पहले हम समझेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल को अपन ने कैनाल नाम ही क्यों दिया? अपन ट्यूब भी तो बोल सकते थे, पर अपन ने नाम दिया उसको कैनाल। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टेस्ट ट्यूब होती है, वो टेस्ट ट्यूब कैसी होती है? नीचे से बंद होती है, ऊपर से खुली होती है। ठीक है। पर जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो कैनाल है वो ऊपर से भी खुली होती है और नीचे से भी खुली होती है।
जैसे ये पार्ट हो गया अपना माउथ और ये हो गया अपना एनस, ठीक है। तो दोनों ओब्लिक पार्ट है, इसलिए अपन ने इसको क्या बोला, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। जैसे नर्मदा कैनाल है, ठीक है, वैसे ही अपनी कैनाल है एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है कि इसमें अपन को हेल्प करता है, जो भी अपन डाइजेशन कर रहे हैं उसको, जो डाइजेस्टिव जूस है वो हेल्प करते हैं। वो कैसे हेल्प करते हैं वो अपन समझेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट्स है वो अपन समझते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है अपना माउथ, ठीक है। माउथ के बाद दूसरा आता है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद आता है अपना फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स के बाद अपना आता है ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद क्या है आता है स्टमक, ठीक है। स्टमक के बाद जो अपना पार्ट है उसको बोलते हैं अपन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है अपना लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है अपना एनस, ठीक है। ये पूरे अपने एलिमेंट्री कैनाल्स के पार्ट है, जो इस तरह के पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में अपन डिटेल डायग्राम से भी समझेंगे। उसके बाद जो डाइजेशन में जो हेल्प करती है वो ग्लैंड्स होती है, कौन कौन सी है। तो सबसे पहली ग्लैंड है उसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड। दूसरी है लीवर, और तीसरा है पैनक्रियास, ठीक है। तो ये ग्लैंड्स है जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अपना सेक्रेशन डालती है और जो भी अपना डाइजेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स है अपन ने देखा, ठीक है। अब अपन एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर देखेंगे और कौन सा पार्ट कहाँ पे सिचुएट लोकेटेड होता है वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम से। ठीक, ये है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनाया है तो कुछ इस तरह का बनेगा। ये अपना माउथ हो गया, ये अपना ईसोफेगस हो गया, ईसोफेगस के बाद ये अपना आ गया स्टमक, स्टमक के बाद ये अपना आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये रेक्टम आ जाएगा, यहाँ पे रेक्टम के बाद ये आ जाएगा एनस, ठीक है। तो ये अपना हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम। अब अपन इसको लेवल करेंगे और कौन सा पार्ट कहाँ पे है वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो ये आएगा माउथ, उसको बोलते हैं माउथ, क्या बोलते हैं, माउथ। माउथ के बाद दूसरा जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं अपन बक्कल कैविटी, क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद जो तीसरा पार्ट आता है उसको बोलते हैं अपन फेरिंग्स, क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद जो आता है उसको बोलते हैं अपन चौथा ईसोफेगस, क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस के बाद जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं अपन स्टमक, ठीक है। स्टमक के बाद जो आता है उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है लास्ट अपना पार्ट आता है जो है 8वां पार्ट है, वो है एनस, ठीक है। तो ये अपने एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर हो गया माउथ से लेके कहां तक, एनस, ठीक है। अब इसके अंदर अपन ग्लैंड्स पढ़ेंगे, जो ग्लैंड्स कहाँ लोकेटेड होती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, जो अपने माउथ के अंदर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ग्लैंड है वो होगी अपनी, ये है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। दूसरी जो ग्लैंड है वो यहाँ पे सिचुएटेड होती है, उसको बोलते हैं अपन लीवर, क्या बोलते हैं, लीवर,
ठीक है। लीवर के बाद स्टमक के नीचे की तरफ एक ग्लैंड होती है, उसको बोलते हैं अपन पैनक्रियास। क्या बोलते हैं? पैनक्रियास। इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरी एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर हो गया। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन से कहाँ पे लोकेटेड है वो अपन ने देख लिया। ठीक है, अब मैं एक एक पार्ट को आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कौन से पार्ट में क्या क्या लोकेटेड होता है, कैसे हेल्प करता है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं माउथ से। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है? माउथ हो गया। अब माउथ क्या होता है? माउथ जस्ट एक ओपनिंग है जहां से अपन क्या करते हैं? फूड को इंटेक करते हैं। और ये किससे कवरिंग होता है? लिप्स से कवर होता है। ठीक है, तो जहां से अपन क्या करते हैं? फूड का इंजेक्शन करते हैं। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। दूसरा आता है बक्कल केविटी। क्या आता है? बक्कल केविटी। ठीक है, बक्कल केविटी के अंदर हम तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं टीथ के बारे में, दूसरा पढ़ते हैं टंग, और तीसरा पढ़ते हैं पैलेट। ठीक है, मुंह के अंदर टीथ है अपना, टंग है और पैलेट। इन तीनों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टीथ से। ठीक है, तो अपने सभी को पता है अपने मुंह में कितने टीथ है? 32। ठीक, अब जो 32 टीथ है उसको अपन ने कितनी कैटेगरीज में बांट रखा है? 4 कैटेगरीज में बांट रखा है। कौन कौन सी कैटेगरी है? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, 4 टाइप के टीथ होते हैं। अब हर जो ऑर्गेनिज्म होता है, एनिमल्स होते हैं, उसके अंदर डेंटल फॉर्मूला इन 4 टीथ के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। तो ह्यूमन में डेंटल फॉर्मूला क्या है वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो मान लो कि ये अपना अपर जो है और ये अपना क्या है? लोअर जो है। ठीक है, अब उसको डेंटल फॉर्मूला बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये पार्ट है, 4 पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो टीथ होते हैं वो कौन से होते हैं? तो इंसिजर होते हैं। कौन से? इंसिजर। ठीक है, उसके बाद जो एक न्यूक्लियर टीथ होता है वो कौन सा होता है? कैनाइन। उसके बाद 2 छोटे टीथ होते हैं उसको बोलते हैं प्रीमोलर। और उसके बाद जो 3 टीथ होते हैं बड़े से उसको बोलते हैं मोलर। ठीक है, इसको गिने तो कितने हुए? इंसिजर कितने हुए? 2, कैनाइन कितना हुआ? 1, प्रीमोलर कितना हुआ? 2, और मोलर कितने हुए? 3। तो इसको टोटल करेंगे तो कितना होगा? 3, 2, 5, 6, 7, 8। तो 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 ही यहाँ पे होंगे और 8 ही यहाँ पे होंगे। तो कितने हो गए टीथ? 32 टीथ हो गए। 8 चौक 32। तो इसका डेंटल फॉर्मूला ऐसे बनेगा 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो ये अपना ह्यूमंस का क्या होता है? डेंटल फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से। ठीक है, अब जो बच्चे होते हैं उसके अंदर टीथ की संख्या कितनी होती है? तो अपन बोलते हैं कि बच्चे में दूध के दांत होते हैं 20। ठीक है, अब जो दूध के दांत होते हैं उसके अंदर डेंटल फॉर्मूला क्या लगेगा? तो 2102 अपॉन 2102 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। मतलब इसके अंदर एक पार्ट में कितने टीथ होंगे? 5 टीथ होंगे। इसमें प्री मोलर 0 होगा, मोलर 3 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से 20 टीथ होते हैं बच्चों में, जो अपन बोलते हैं मिल्क टीथ जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या समझा? टीथ 4 टाइप के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, और चारों के हिसाब से डेंटल फॉर्मूला इस तरह से होता है। ठीक है, अब अपन आगे जाते हैं टंग के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? टंग। ठीक है, टंग की बात करें तो टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, तो उसका क्या फंक्शन है? मस्कुलर ऑर्गन है तो सबसे पहला तो ये सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है, पहला काम। दूसरा काम बोलने में हेल्प करता है आपके। ठीक, और तीसरा काम ये टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। कैसे? कि अपन को कैसे पता चलेगा कि अपन मीठा खा रहे हैं, कड़वा खा रहे हैं, तीखा खा रहे हैं?
तो ये जो अपने टंग होती है उस पर क्या लगे होते हैं, टेस्ट बर्ड लगे होते हैं, और टेस्ट बर्ड्स क्या हेल्प करते हैं अपने को उसको टेस्ट को पता करने में, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे आगे जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, स्वीट टेस्ट होता है, ठीक है। साइड में क्या होता है, तो क्या होता है, ये सॉल्टी होता है, और पीछे कौन सा होता है, तो बिटर होता है, ठीक है। पीछे कड़वा लगेगा, साइड में खट्टा लगेगा और आगे मीठा लगेगा। और आपको एक चीज बता दूं कि जो तीखा है, तीखे का कोई तीखे की चीज के लिए कोई टेस्ट बर्ड नहीं होते। तीखा सिर्फ एक टाइप का सेंसेशन होता है जो अपने मुंह में क्या देता है, उनको सेंसेशन देता है कि ये चीज अपन को कैसी लग रही है, स्पाइसी लग रही है, ठीक है। तो इस तरह से अपन बात करेंगे टंग की, ठीक है। उसके बाद आता है पैलेट। क्या आता है, पैलेट, ठीक है। अपना टंग को ऊपर की तरफ टच करके देखो, इसको अपने हिंदी में तालू बोलते हैं। यह पैलेट होता है जो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। जैसे कि अपना ये मुंह है, तो इस तरफ मान लो तालू है, तो आगे वाला पार्ट क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है, और पीछे वाला जो पार्ट होता है, ये आगे वाला हार्ड पैलेट होता है, और पीछे वाला क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है, ठीक है। ये पैलेट क्या करता है, नेजल कैविटी को ओरल कैविटी से क्या करता है, अलग करने का काम करता है, ठीक है। और जो सॉफ्ट पैलेट है वो क्या करता है, अपन को हेल्प करता है खाने को निगलने में, मतलब स्वेलो करने में हेल्प करता है। अगर पीछे भी हार्ड पैलेट होता तो अपन खाने को इजीली स्वेलो नहीं कर पाते, ठीक है। इसीलिए पीछे भगवान ने अपन को क्या दिया, सॉफ्ट पैलेट दिया है, ताकि अपन बड़ी बाइट भी ले बर्गर की तो इजीली क्या हो सके, अंदर इजीली जा सके, ठीक है। तो ये हो गया अपना बक्कल कैविटी के तीनों पार्ट्स के बारे में, टीथ, टंग और पैलेट के बारे में। उसके बाद अपना आता है तीसरा पार्ट, उसको बोलते हैं अपन फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। अभी फेरिंग्स क्या है, तो फेरिंग्स क्या है, एक चौराहा समझ लो, सिंपल शब्दों में बोले तो एक टाइप का चौराहा है, जहां से एयर भी जा रही है और फूड भी जा रहा है। अब उसको समझेंगे किस तरह से फेरिंग्स काम करता है। ये अपना मान लो कि ये अपना मुंह है, ठीक है। ये मैंने अभी बनाया था, ये पैलेट है। ये मान लो अपनी टंग है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं यूव्यूला, ठीक है। ये है अपना ट्रेकिया, ये है अपना इसोफेगस, ठीक है। और ये जो ग्लोटिस है, ग्लोटिस के ऊपर स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। अब मैं समझाता हूं कि कौन सा पार्ट क्या करता है। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि ये क्या है, पैलेट है, ये वाला पार्ट है यूला, ठीक है। ये है ट्रैकिया, ये है इसोफेगस, ठीक है। ये ग्लोटिस है, ये है एपिग्लोटिस, ठीक है। अब ये क्या है, अपना नोज है, और ये है अपना माउथ, ठीक है। तो जब अपन खाना खाते हैं तो खाना को कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे को इसोफेगस में ही जाना है, ट्रैकिया में नहीं जाना है, ठीक है। वो तो कहीं भी जा सकता है। तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि जैसे ये अपनी क्या होगी, नेजल कैविटी होगी ऊपर की तरफ, ये पूरा नेजल कैविटी वाला पार्ट है। तो जब भी अपन खाना खाते हैं, जैसे मुंह में चबाया, चबाने के बाद क्या होता है, खाना जब यहाँ पे आता है तो क्या होता है, ये यूविला है। यूविला क्या स्ट्रक्चर होता है कि आप कांच के अंदर मुंह खोल के देखोगे तो आपको एक लटका हुआ सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसको बोलते हैं यूविला, ठीक है। तो क्या होता है, ये यूविला ऊपर की तरफ हो जाता है, ठीक है। और जो एपिग्लोटिस है वो क्या कर देता है, ग्लोटिस को ढक देता है, ठीक है। तो ये रास्ता भी बंद हो गया ऊपर जाने का, और एपिग्लोटिस भी बंद हो गया, ट्रैकिया वाला रास्ता भी बंद हो गया। उसकी वजह से क्या होता है, खाना सीधा अपना कहां चला जाता है, इसोफेगस में चला जाता है, ठीक है। पर बोलते खाते टाइम बातें नहीं करनी चाहिए। जब अपन खाते टाइम बातें करते हैं तो क्या दिक्कत आती है कि यूविला खुला रह जाएगा या फिर एपिग्लोटिस खुला रह जाएगा। उससे क्या होगा, खाना इसोफेगस में जाने की बजाय ट्रेकिया में चला जाता है, जिससे अपन को तेज खांसी आने लगती है, आंखों से पानी आने लगता है, ठीक है। वो उस कंडीशन में होता है, इसलिए खाते टाइम बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वरना अगर ट्रेकिया अपना चौक हो गया तो डेथ भी हो सकती है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ से एयर पास नहीं करेगी और अपने पास ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो अपनी गैस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या मैंने बताया कि फूड इस तरह से इसोफेगस में पहुंचता है। अब फूड का रास्ता तो बता दिया, अब एयर जब जाएगी तो कैसे जाएगी, तो ये नोज है, जब मैं सांस लूंगा तो नाक से होते हुए मेरी एयर जो है वो नेजल पैसेज से होते हुए यहाँ पे आएगी, ये खुला हो जाएगा यूविला, फिर एपिग्लॉटिस से ग्लॉटिस से होकर ट्रेकिया में चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से एयर भी चलेगी और फूड भी चला गया। तो ये जो कॉमन एरिया है जहां से फूड भी जा रहा है और एयर भी जा रही है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, फेरिंक्स। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि फेरिंक्स एक चौराहा है जहां से एयर भी जाती है और फूड भी जाती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो पहला पार्ट पढ़ा अपन ने माउथ, दूसरा पार्ट पढ़ा अपन ने बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में 3 चीजों के बारे में समझा, टीथ, टंग और पैलेट, और उसके बाद मैंने बताया आपको फेरिंक्स के बारे में। तो फेरिंक्स एक कॉमन एरिया होगा जहां से फूड भी जा रहा है और एयर भी जा रही है। ठीक है, अब अपना चौथा पार्ट आता है, उसको बोलते हैं अपन ईसोफेगस। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस क्या होता है, ईसोफेगस एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो अपनी बकल केविटी का जो फेरिंक्स वाला पार्ट है उसको स्टमक तक कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, जो ये अपना स्टमक से जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे स्फिंक्टर रखा होता है जिसको कंट्रोल करता है खाने को। पर इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईसोफेगस में कौन सा मूवमेंट होता है, तो आपको याद रखना है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो चीज है जिसके अंदर खाना अपन खाते हैं तो एकदम से स्टमक तक नहीं पहुंचता, एक धीरे 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 मूवमेंट करते हुए खाना नीचे तक पहुंचता है, उस मूवमेंट को अपन बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये जस्ट एक पाइप है और ये जो खाने को फूड को कहां से कहां तक लाता है, बक्कल कैविटी से स्टमक तक। पर इसके अंदर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जिसको बोलते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे डाइजेशन नहीं होता है, तो ईसोफेगस ही वो पार्ट है जहां पे कोई टाइप का डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अपना आता है पार्ट आता है ना, पांचवा पार्ट है, उसको बोलते हैं अपन स्टमक। क्या बोलते हैं, ठीक है, स्टमक का मैंने स्ट्रक्चर बता ही रखा है। अब स्टमक क्या करता है, तो सबसे पहले खाना जो हमारा पहुंचता है वो कहां पे पहुंचता है, स्टमक के अंदर पहुंचता है। ठीक है, अब स्टमक के अंदर आने के बाद सबसे पहले तो समझते हैं इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो स्टमक होता है उसकी जो इनर वॉल होती है किसकी बनी होती है, म्यूकस की बनी होती है। किसकी बनी होती है, म्यूकस की। ठीक है, और इसके अंदर कौन सा जूस होता है, HCl रिलीज करता है इसकी इनर वॉल। ठीक है, HCl क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है और स्टमक के जो मीडियम को एसिडिक बनाता है। एसिडिक बनाने से क्या फायदा होगा कि जो प्रोटीन का डाइजेशन जो हम बोलते हैं कि स्टमक में स्टार्ट होता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए HCl बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि वो इनएक्टिवेट जो पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और फिर पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में अपन को हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे मेन काम क्या है, HCl का मीडियम को एसिडिक बनाना। ठीक है, और दूसरा काम क्या है कि जो अपन खाने के साथ कुछ एक बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है उसको भी क्या कर देता है, किल कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो स्टमक है वो आगे कनेक्टेड होता है किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम बोलते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है। तो सबसे लंबा पार्ट है तो हमने उसको स्मॉल क्यों बोला, अपन लार्ज तो बोल सकते थे, अपन ने स्मॉल इसलिए बोला क्योंकि इसका डायमीटर क्या होता है, स्मॉल होता है। इसकी लेंथ तो लंबी होती है पर इसका डायमीटर क्या होता है, कम होता है, इसकी वजह से अपन ने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से कॉइल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, डाइजेशन और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन इसके अंदर ही होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन करने के लिए कौन हेल्प करता है, तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे ये पाइप है, इसके अंदर इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने हुए हैं
जो इसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। अब कैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा तो कैसे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ, ठीक है। मान लो कि मेरे पास इतनी जगह है, इसमें मैं दो ए और बी, एक धागा है जो मैंने इसको ऐसा रखा और दूसरा धागा है जिसको मैंने ऐसे फोल्ड करके रखा, ठीक है। अब जगह मैंने इतनी कवर करी, तो इन दोनों में से बताओ कौन सा धागा लंबा होगा? बी वाला धागा लंबा होगा, ए वाला धागा तो छोटा होगा। तो उसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है फोल्डेड होती है इस तरह से। तो इस तरह से फोल्डेड होने से क्या बेनिफिट होगा कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो अपन बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो कंप्लीट डाइजेशन और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है अपना लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी टाइप का कोई डाइजेशन नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ वाटर और मिनरल का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। जो भी डाइजेशन होना तो इसमें हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, सिर्फ वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा, और उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड एनएस के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जब डाइजेशन का प्रोसेस अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके अंदर अपन देखेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ डाइजेस्ट होता है। तो सबसे पहले अपन ने देखा था कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ पे होता है, माउथ में। कहाँ पे होता है, माउथ में। माउथ में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है, वहां पे क्या होता है, स्टार्च होता है, जो लगभग थोड़ा बहुत 30% तक वहां डाइजेशन हो जाता है, और बाकी बचा हुआ जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे होता है, तो प्रोटीन का स्टार्ट होता है स्टमक में। कहाँ पे, कहाँ होता है, स्टमक के अंदर होता है। और तीसरा है फैट का डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो फैट का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बहुत ही तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, माउथ में, ठीक है। प्रोटीन का कहाँ होता है, स्टमक में, और फैट का कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जब अपन ग्लैंड्स वाला पार्ट पढ़ेंगे तब डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है और कंप्लीट डाइजेशन कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप में कंप्लीट होगा, अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वाले पार्ट में देखेंगे। अभी अपन ने एलिमेंट्री कैनाल का पूरा स्ट्रक्चर समझा और कौन से पार्ट का क्या इंपॉर्टेंस है वो अपन ने समझा, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।